हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको MSOE 002 का जो चैप्टर फर्स्ट है पारराष्ट्रीयता, भूमंडलीकरण और डायस्पोरा, इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको पारराष्ट्रीय प्रवास के बारे में बताऊंगी। कहीं ना कहीं आपने अपनी पहले की स्टडी में प्रवास जैसे शब्द के बारे में पढ़ा ही होगा और आपको पता होगा कि प्रवास होता क्या है। तो प्रवास यानी कि ये जो शब्द है उन व्यक्तियों के लिए कहा गया है, उन व्यक्तियों से जोड़ा गया है जो अपने जीवन में रोजगार के प्राप्ति के उद्देश्य से या फिर अपने जीवन को और अच्छा विकास करने के उद्देश्य से अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे बस जाते हैं, रहने चले जाते हैं, उसे प्रवास कहा जाता है। तो मगर आपके चैप्टर में टॉपिक है पारराष्ट्रीय प्रवास, यानी कि राष्ट्र से इस शब्द को जोड़ा गया है। पारराष्ट्रीय प्रवास यानी कि वह प्रवासी जो जिसमें एक व्यक्ति अपने राष्ट्र की सीमाओं को छोड़कर दूसरे राष्ट्र नए राज्य में जाके बस जाते हैं, उसे पारराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में लिखना होगा तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार चले जाते हैं और नए राज्य में बस जाते हैं, इन्हीं पारराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। और डायस्पोरा भी इन्हीं को कहा गया है। और आप इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने राष्ट्र को छोड़ दिया हमेशा के लिए, मगर कहीं ना कहीं वो अपने राष्ट्र से भी वो अपने सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। उन्हीं को क्या कहा गया है? पारराष्ट्रीय प्रवास कहा गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं भूमंडलीकरण होता क्या। आपके टॉपिक में नाम था पारराष्ट्रीय भूमंडलीकरण और डायस्पोरा, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीकरण। और जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम क्या बोला गया है? डायस्पोरा क्या बोला गया है। आपने ये शब्द जो देखा भूमंडलीकरण, ये शब्द होता क्या है? इस शब्द को आपने कभी पहले पढ़ा होगा, भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण के रूप में और ग्लोबलाइजेशन। कहीं ना कहीं आपने इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है ग्लोबलाइजेशन। तो भूमंडलीकरण शब्द का क्या अर्थ होता है, आप अपने पेपर में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको अर्थ बताएंगे। तो भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है, वस्तुओं, सेवाओं और व्यक्तियों का और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार भी संचरण होना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। तो गाइज, तो आगे आप इसके अर्थ के बाद आप क्या बताएंगे? उसकी प्रक्रिया बताएंगे। जो भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है वो चलती किन बेस पे, किस आधार पे चलती है, इसकी प्रमुख क्रियाएं क्या है जिसके द्वारा ये संचालित होते हैं। तो भूमंडलीकरण की 3 प्रमुख क्रियाएं हैं जिनके द्वारा ये संचालित होती हैं। पहला है बाजार, दूसरा है नई प्रौद्योगिकी और तीसरा है पारराष्ट्रीय नेटवर्क। ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है, परस्पर संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाजार। आपको पता है भूमंडलीकरण में क्या होता है? व्यक्तियों, समूहों, बाजारों, सूचनाओं, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान, परिवहन होना, यानी कि प्रवाह होना, फ्लो होना। एक कहीं ना कहीं आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जीन्स जब आई स्टार्टिंग में इतनी तेज़ी से उसका विकास, प्रवाह हुआ, फ्लो हुआ कि कहीं ना कहीं सभी कंट्री के लोग उसको पहनना पसंद करना शुरू कर दिए गए। इस तरीके से आपने देखा बाजार जो एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इसकी जो शक्ति है वो क्या है? मुक्त और निष्पक्ष है। यानी निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? किसी के एक के पक्ष में ना होना, जिसको बाजार करना है सबके पक्ष में होना, एक कंपटीशन है। अब भूमंडलीकरण में क्या होता है? अगर कोको कोला है, अगर ऑप्शन ही नहीं हो लोगों को सॉफ्ट अपनी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के, तो क्या होगा? लोगों के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे, लोगों के पास उन्हें महंगी खरीदनी पड़ी होगी। तो प्रतिस्पर्धा होना भी बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है बाज़ार के अंदर। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसके पास बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे आज फैंटा है, फ्रूटी है, माजा है, क्या है, लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अगर एक ऑप्शंस होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के पास चॉइस ख़त्म हो जाएंगी और लोग कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उन्हें महंगी भी खरीदनी पड़ सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष बाजार होना बहुत ज़रूरी है। तो बाजार ने क्या किया? कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद हम देखते हैं नई प्रौद्योगिकी। नई प्रौद्योगिकी में सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट रोल हमारे दूरसंचार ने किया।
इंटरनेट, आज की बात की जाए तो इंटरनेट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें नेटवर्किंग साइट की हो गई। हमारे कॉल, हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे अपने दूसरे देश की कंट्री के लोगों से। तो कहीं ना कहीं नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ने भी इसका एक अहम भूमिका निभाई। और तीसरा क्या है, पारराष्ट्रीय नेटवर्क। ठीक है, तो नई प्रौद्योगिकी में हमने ये क्या देखा कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का ही परिणाम हुआ। लोगों के कारण ही ये नई प्रौद्योगिकी आई, और जिसने और लोगों को और प्रभावी बनाया और विकासशील बनाया। तीसरा है पारराष्ट्रीय नेटवर्क यानी कि नेटवर्किंग की बात की गई है। इसके दो इम्पोर्टेंट थे, ऊर्ध्वाधर और पोषी। तो आपको अपने MSOE जो 002 है, इसमें आपको लिखना है पेपर में। तो मैंने आपके लिए छोटा सा बताया भी है तीसरे पार्ट के बारे में, जो है पारराष्ट्रीय नेटवर्क के ऊपर। उसमें जो ऊर्ध्वाधर नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं पोषी समाज से ही बनते हैं, जब समुदाय स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से या बलपूर्वक एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें कोई भेदभाव से लड़ने और आर्थिक रूप से सोच समझ के नई नीतियाँ बनाई जा सके, अपने समाज के विकास के लिए सब लोग एकजुट हो सके। वो क्या है, ऊर्ध्वाधर नेटवर्क कहा गया है। गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों से शेयर करें। थैंक यू।